नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे चैनल पर हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। आज की वीडियो में हम हाइपोथेसिस यानी उपकल्पना या प्राकल्पना के बारे में पढ़ेंगे। उपकल्पना को हम प्राकल्पना के नाम से भी जानते हैं। ये सामाजिक अनुसंधान में बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। सामाजिक अनुसंधान में उपकल्पना का निर्माण वैज्ञानिक अध्ययन का प्रथम चरण माना जाता है। उपकल्पना एक ऐसा पूर्व विचार होता है जो शोधकर्ता किसी भी विषय के संबंध में अपने प्रारंभिक ज्ञान एवं सामान्य अनुभव पर बनाता है, जो अनुसंधान को एक दिशा प्रदान करता है और अनुसंधानकर्ता को अपने अध्ययन विषय से भटकाव को रोकता है। वह चिंतन जो अनुसंधान के पहले किया जाता है उपकल्पना कहा जाता है। वैज्ञानिक पद्धति के विभिन्न चरणों में उपकल्पना का प्रथम स्थान आता है। यह वैज्ञानिक मान्यता है कि परिकल्पना या उपकल्पना से ही अध्ययन शुरू होता है तथा उपकल्पना के साथ ही इसका समापन होता है। इस प्रकार सामाजिक अनुसंधान में उपकल्पना का अत्यधिक महत्व होता है। उपकल्पना या प्राकल्पना सामाजिक अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण चरण है। जब शोधकर्ता शोध के लिए विषय का चुनाव कर लेता है, उसके पश्चात वह उस विषय से संबंधित उपकल्पना का निर्माण करता है। अनुसंधान की सफलता या असफलता एक निश्चित सीमा तक इस बात पर भी निर्भर करती है कि उस विषय से संबंधित उपकल्पनाएं कितनी प्रभावी हैं। नेक्स्ट है उपकल्पना का अर्थ एवं परिभाषाएं। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस प्राकल्पना अंग्रेजी के शब्द हाइपोथेसिस का हिंदी रूपांतर है, जिसे दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, हाइपो तथा थीसिस। प्रथम शब्द का अर्थ कल्पना या काल्पनिक टेंटेटिव है, जबकि दूसरे का अर्थ प्रस्तावना स्टेटमेंट है। अतः उपकल्पना का शाब्दिक अर्थ ही काल्पनिक प्रस्तावना होता है। यह साधारणतः ऐसा कथन है जो किसी सिद्धांत, संस्कृति, उपमा या व्यक्तिगत अनुभव से प्राप्त किया जाता है, परंतु इसमें कोई नई बात कही जाती है जिसकी जांच परख की जानी हो। अतः उपकल्पना से शोध का विषय निर्दिष्ट किया जाता है, परंतु कोई प्राकल्पना सही है या गलत, इसका निर्णय वास्तविक शोध के आधार पर ही किया जा सकता है। नेक्स्ट है इसकी कुछ प्रमुख परिभाषाएं हैं, जिसमें पहला है गुड्डे तथा हॉट के अनुसार उपकल्पना इस बात का वर्णन करती है कि हम आगे क्या देखना चाहते हैं। एक उपकल्पना भविष्य की ओर देखती है। यह एक प्रस्तावना है जिसकी प्रामाणिकता सिद्ध करने हेतु उसका परीक्षण किया जा सकता है। यह सही भी सिद्ध हो सकती है और गलत भी। नेक्स्ट परिभाषा देखिए लुडबर्ग के अनुसार। प्राकल्पना एक काल्पनिक सामान्यीकरण है जिसकी प्रामाणिकता की जांच करना अभिशेष है। प्रारंभिक स्तर पर एक प्राकल्पना प्रतिभा, अनुमान, काल्पनिक विचार या सहज ज्ञान हो सकता है, जो क्रिया या शोध का आधार बन सकता है। नेक्स्ट परिभाषा देखिए पीवी यंग के अनुसार। ये कहते हैं कि एक कार्यवाहक विचार जो उपयोगी खोज का आधार बनता है, कार्यवाहक प्राकल्पना माना जाता है। नेक्स्ट परिभाषा है एडवर्ग के अनुसार। उपकल्पना दो या दो से अधिक चरों के संभाव्य संबंध के विषय में कथन होता है। यह एक प्रश्न का ऐसा प्रयोग उत्तर होता है कि जिससे चरों के संबंध का पता लगता है। नेक्स्ट परिभाषा है जॉर्ज कैसवेल के अनुसार।
उपकल्पना अध्ययन विषय से संबद्ध अस्थायी तथा काल्पनिक निष्कर्ष है। एक अच्छी उपकल्पना या प्राकल्पना की विशेषताएं, जिसमें पहला है उपकल्पना अनुसंधान कार्य को निश्चितता प्रदान करती है। दूसरा है यह अनुसंधान को सही दिशा प्रदान करती है। तीसरा है यह अध्ययन की सीमा को निर्धारित करती है। चौथा है यह सिद्धांतों के निर्माण व विकास में सहायक होती है। पांचवा है उपकल्पना अवधारणात्मक रूप से स्पष्ट होनी चाहिए। छठा है उपकल्पना अनुभव सिद्ध होनी चाहिए जिससे इसकी सत्यता की जांच हो सके। सातवां है उपकल्पना विशिष्ट होनी चाहिए। आठवां है उपकल्पनाएं सरल होनी चाहिए। नौवां है उपकल्पना तर्कपूर्ण होनी चाहिए, जैसे दुर्खिम ने आत्महत्या के लिए उपकल्पनाएं बनाई थी। और 10वां है उपकल्पना सिद्धांत समूह से संबद्ध होनी चाहिए। नेक्स्ट है उपकल्पनाओं या प्राकल्पनाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। सामाजिक घटनाओं, तथ्यों एवं समस्याओं की प्रकृति अति जटिल होती है, इसलिए वैज्ञानिक शोध में अनेक प्रकार की उपकल्पनाएं प्रयोग में लाई जाती हैं। गुड्डे तथा हार्ट के अनुसार उपकल्पनाओं को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, जो कि इस प्रकार हैं। पहला है आनुभविक समानताएं बताने वाली उपकल्पनाएं। इसमें ये वे उपकल्पनाएं होती हैं जो कि व्यक्ति के सामान्य दैनिक जीवन में प्रचलित विचारधाराओं, मान्यताओं, निषेधों, व्यवहार, प्रतिमानों इत्यादि पर आधारित होती है। यद्यपि ऐसी उपकल्पनाओं का आधार सामान्य ज्ञान है, तथापि वैज्ञानिक परीक्षण किया जा सकता है। दूसरी है जटिल आदर्श प्रारूप से संबंधित उपकल्पनाएं। इसमें उपकल्पनाओं का निर्माण अनुभवाश्रित एकरूपता पर आधारित विभिन्न कारकों में तार्किक अंतर्संबंधों का परीक्षण करने हेतु किया जाता है। इनमें सामग्री संकलन के पश्चात कारकों के तर्कपूर्ण क्रम को आदर्श मानकर सामान्यीकरण किया जाता है। और तीसरा है विवेचनात्मक चरों में संबंध बताने वाली उपकल्पनाएं। ये इस प्रकार की उपकल्पनाएं जटिल आदर्श प्रारूपों से भी अधिक अमूर्त होती हैं। इनका प्रयोग परिवर्तन के लिए उत्तरदायी विभिन्न कारकों के तर्कपूर्ण विश्लेषण करने के साथ साथ अनेक पारस्परिक अंतर्संबंधों का पता लगाने के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट है उपकल्पना का महत्व या उपयोगिता। इसमें पहला है अनुसंधान की दिशा निश्चित करना। इसमें उपकल्पना केवल अध्ययन क्षेत्र को ही सीमित करने में सहायता नहीं देती, अपितु यह अध्ययन को उचित दिशा भी प्रदान करती है। इसलिए पीवी अंग कहते हैं कि उपकल्पना दृष्टिहीन खोज से हमारी रक्षा करती है। यह हमें पहले से ही इस बात की ओर इशारा करने में सहायता देती है कि हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है, जिससे व्यर्थ का परिश्रम बच जाता है और खर्च भी कम होता है। दूसरा है अनुसंधान का उद्देश्य स्पष्ट करना। उपकल्पना से अध्ययन के उद्देश्य का स्पष्ट ज्ञान हो जाता है, क्योंकि किसी अमूक घटना या समस्या के अध्ययन के पीछे अनेक उद्देश्य हो सकते हैं। उपकल्पना से हमें यह पता चलता है कि हम किसकी खोज करें।
तीसरा है अध्ययन क्षेत्र को सीमित करने में उपयोगी। शोधकर्ता किसी घटना, इकाई या समस्या का अध्ययन सभी पहलुओं को सामने रखकर नहीं कर सकता, अतः गहन एवं वास्तविक अध्ययन के लिए अध्ययन क्षेत्र को सीमित करना अनिवार्य है। उपकल्पना इस कार्य में हमारी सहायता करती है। चौथा है अध्ययन में निश्चितता लाना। उपकल्पना शोध को सुनियोजित एवं सुनिश्चित बनाने में सहायता देती है। इससे हमें यह पता चल जाता है कि कौन सी सूचनाएं कहाँ से तथा कब प्राप्त करनी है। अतः इससे अनुसंधान में अस्पष्टता एवं अनिश्चितता की संभावना प्रायः समाप्त हो जाती है। पांचवा है उपयोगी तथ्यों के संकलन में सहायक। उपकल्पना अध्ययन को दिशा प्रदान करके इसमें केवल निश्चितता ही नहीं लाती, अपितु समस्या से संबंधित तथ्यों के संकलन में भी सहायता देती है। शोधकर्ता केवल उन्हीं तथ्यों को एकत्रित करता है जिनके आधार पर उपकल्पना की सत्यता की जांच हो सकती है तथा इस प्रकार वह अनावश्यक तथ्यों के संकलन से बच जाता है। छठा है निष्कर्ष निकालने में उपयोगी। उपकल्पना द्वारा दो चरों में जिस प्रकार के संबंध का अनुमान लगाया गया है वह शोध द्वारा या तो सत्य प्रमाणित होता है या असत्य। अतः यह निष्कर्ष निकालने तथा यहाँ तक कि समस्याओं के समाधान निकालने में सहायक सिद्ध हो सकती है। सातवां है सिद्धांतों के निर्माण में सहायक। उपकल्पना अध्ययन को स्पष्ट एवं निश्चित बनाकर तथा प्रमाणित आंकड़ों के कारण सत्यता की खोज में सहायता देती है, क्योंकि उपकल्पना की जांच वास्तविक तथ्यों के आधार पर ही की जाती है।